हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सेकंड क्लास करने वाले हैं। इस क्लास में हम लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटीज़ कहते किसको हैं। सबसे पहले बात आती है लाइबिलिटीज़ होती क्या है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारी। इसका मतलब कि जो हमारी फर्म ने किसी भी पर्सन से उधार पैसा ले रखा है या उस पर्सन से उधार गुड्स परचेज़ करी हैं जिसके कारण उसने उसके पैसे देने बाकी हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, फर्म की लाइबिलिटीज़। देखेंगे पढ़ के क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। ओज का मतलब होता है उधार लेना। ओज टू आउटसाइडर। ए लाइबिलिटी रिक्वायर थ्री थिंग्स। एक लाइबिलिटी में तीन चीज़ होनी चाहिए। प्रेजेंट्स द बिजनेस विद एन ओब्लिगेशन, मतलब कि ये जो है किसी बिजनेस के लिए ओब्लिगेशन होना चाहिए। ओब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, कंपल्शन। इसका मतलब कि लाइबिलिटी पे करना उस फर्म की ओब्लिगेशन है, दैट इज़ उसके लिए कंपल्सरली उसने पेमेंट करनी है। द ओब्लिगेशन इज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो ओब्लिगेशन आया है, जो जिम्मेदारी आई है, वो किस वजह से आई है, पास्ट इवेंट्स की वजह से। पास्ट इवेंट्स का मतलब होता है कि पास्ट में या तो उसने उसे उधार ले रखा है या फिर उसने जो है पास्ट में गुड्स उधारी पे परचेज की थी, तो वो सारे क्या है, पास्ट इवेंट्स हैं। सेटलिंग द ओब्लिगेशन विल रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और जिनकी सेटिंग करने में, जिसकी पेमेंट करने में वैल्यूएबल रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। वैल्यूएबल रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा मतलब हमारी जो फर्म में कैश है या अदर एसेट्स है वो हमारी फर्म से जाएंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज़। इसका मतलब लाइबिलिटीज़ में तीन चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। ओब्लिगेशन टू पे, दैट इज कंपल्सरली फर्म हैज़ टू पे इट। पास्ट इवेंट्स, ये जो ओब्लिगेशन आया है वो पास्ट इवेंट्स की वजह से आया है। एंड सेटलिंग द ओब्लिगेशन विल रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल लोन टेकन, जो हमने लोन लिया है वो क्या हमारी लाइबिलिटी है। हम इसको चेक करके देखते हैं तीनों कंडीशंस ये वाली फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लोन टेकन प्रेजेंट्स द बिजनेस विद एन ओब्लिगेशन। क्या लोन लिया है अगर, तो उसकी पेमेंट करना फर्म के लिए कंपल्शन है, मतलब कंपल्सरली उसने पेमेंट करनी है दोबारा, उसकी बिल्कुल करनी है। द ओब्लिगेशन इज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। जो ये लोन लिया है वो पास्ट इवेंट की वजह से लिया हुआ है, दैट इज पास्ट में उसने लोन लिया था जिस वजह से उसकी लाइबिलिटी अराइज हुई है। एंड सेटलिंग द ओब्लिगेशन विल रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और जिसकी सेटिंग करने में वैल्यूएबल रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, दैट इज कैश के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अनपेड वेजेस हैं। अनपेड वेजेस क्या होती हैं, दो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। इसका मतलब कि हमारी फैक्ट्री में जो मजदूर लगे हुए हैं उनकी जो लेबर बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, वेजेस। वो जब अनपेड रह जाती है, अनपेड रहने का मतलब है कि वो हमने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो वो क्या कहलाएगी, अनपेड वेजेस। और अनपेड वेजेस भी हमारी लाइबिलिटीज़ है। क्यों लाइबिलिटी है, क्या वो अनपेड वेजेस ओब्लिगेशन है, अगर आपने पेमेंट करनी बाकी है तो ओब्लिगेशन है आपके लिए। क्या वो पास्ट इवेंट्स का रिजल्ट है, पास्ट इवेंट्स का रिजल्ट है क्योंकि पास्ट में आपने वर्कर से काम करवाया था। क्या उसकी सेटिंग करने में वैल्यूएबल रिसोर्सेज आउटफ्लो होंगे, बिल्कुल होंगे, बिकॉज कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम। एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, एक हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज़ को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इसका मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। करंट लाइबिलिटी भी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो हम देखते हैं इसे नॉन करंट लाइबिलिटी पहले तो कहते किसको हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज़ हैं जो पेमेंट करनी बाकी हैं
और जिनकी पेमेंट हम लॉन्ग टर्म के बाद करेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन जो है अकाउंट्स में नहीं होती है। इसको हम नॉर्मली लेके चलते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म है वो 1 साल के लिए होगा, मतलब 1 साल से ज़्यादा पीरियड में जो पेमेंट करनी है वो सारी क्या कहलाएंगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोज लाइबिलिटीज विच फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। ये ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू फॉर पेमेंट वर्ड का मतलब हम अभी देखते हैं क्या मतलब है इस चीज़ का। ड्यू फॉर पेमेंट इन ए रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर आपने बैंक से जो लोन्स लिए हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं, तो इसका मतलब कि वो भी आपने कब पेमेंट करने हैं? आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करने हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद बात आती है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? दोज लाइबिलिटीज़ विच आर ड्यू टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, मतलब कि जो नियर फ्यूचर में ही पेमेंट करनी है, जल्दी पेमेंट करनी है, उन्हें हम क्या कहेंगे? करंट लाइबिलिटीज़। नियर फ्यूचर मतलब शॉर्ट पीरियड किसको बोलते हैं हम? नॉर्मली विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जिनकी पेमेंट्स करनी है वो क्या कहलाएगा? शॉर्टर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लोन्स। अगर शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हुए हैं तो वो सारी हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब कि करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हुई जिसको आपने विद इन अ ईयर पेमेंट करनी है, 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट अगर करनी है तो उसे क्या कहेंगे हम? करंट लाइबिलिटीज़। अब वर्ड आता है यहाँ पे, हमने देखा था ड्यू फॉर पेमेंट। ड्यू फॉर पेमेंट वर्ड का मतलब क्या है? ड्यू फॉर पेमेंट का मतलब होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ के चलते हैं। मान लो हमारा जो साल है वो 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक के महीने की हम बात कर रहे हैं। आपने इस महीने में स्कूल में जो पढ़े हो आप उसकी फ़ीस पेमेंट करनी बाकी है, और स्कूल वाले आपको बोलते हैं जो महीने की फ़ीस होगी वो अगले महीने 10 तारीख तक आपको पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब कि 10th ऑफ मई डेट क्या कहलाएगी? आपकी ड्यू डेट। इसका मतलब है यहाँ पर आपकी फ़ीस ड्यू डेट तक कहलाएगी। यहाँ तक की डेट क्या है? ड्यू डेट है। इसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो आफ्टर ड्यू डेट कहलाएगी वो, मतलब कि आपने पेमेंट जो है ड्यू डेट पर नहीं की। जो डेट स्कूल वालों ने मेंशन की है पेमेंट करने की लास्ट डेट, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। इसका मतलब कि 10 मई क्या कहलाएगी? ड्यू डेट फॉर पेमेंट। इसके बाद बात आती है हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमारी फर्म ने पैसे देने बाकी हैं, किसके? इंटरनल पर्सन्स के, दैट इज़ प्रोप्राइटर के, मालिक के जो पैसे देने बाकी हैं वो कहलाएंगी इंटरनल लाइबिलिटीज़। और जो मालिक के अलावा किसी और बंदे के पैसे देने बाकी हैं तो वो क्या कहलाएंगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट विच द फर्म हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज़। तो इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या हैं? जो प्रोप्राइटर या ओनर्स के पैसे देने बाकी हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल, जो कैपिटल ओनर ने लगाई है वो फर्म ने उसके पैसे देने बाकी हैं, तो उसका मतलब वो क्या है? इंटरनल लाइबिलिटीज़। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो आपने 1 साल किसी फर्म ने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 7,000 उसने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 3,000 अभी पेमेंट नहीं की या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, 3,000 रुपीज़ फर्म ने अपने पास रख लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर 3,000 रखे, इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर 3,000 रखे। तो इसका मतलब कि वो सारे पैसे जो फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए वो फर्म के पास एक्यूमुलेट होते चले गए। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होते चले गए। वो इकट्ठे जो हुए हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और वो किसके हैं? मालिकों को ही देने बाकी हैं, तो मालिकों के देने बाकी हैं, तो ये कौन सी लाइबिलिटी हैं? इंटरनल लाइबिलिटीज़। इसके बाद बात आती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की।
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी होती है? द अमाउंट विच द फर्म हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हैं, लोन्स हैं और एक्सेट्रा। लोन्स अगर थर्ड पार्टी से लिया हुआ है, उसका पैसा देना बाकी है, तो वो क्या है, हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। क्रेडिटर्स मतलब कि जो हमने गुड्स परचेज़ किए हैं किसी पर्सन से उधारी पे, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब कि वो भी क्या है, हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। इसके बाद हमारी कुछ बेसिक टर्म्स हम और पढ़ने वाले हैं, जैसे कि नेक्स्ट बेसिक टर्म आती है कैपिटल। वर्ड क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? हमने ऊपर भी देखा कि कैपिटल कौन सी लाइबिलिटी थी? इंटरनल लाइबिलिटी थी। अब हमें ये तो पता हो कि कैपिटल है क्या चीज़। कैपिटल के लिए देखो हमने क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो ये हमारी फर्म है और ये हमारी फर्म का प्रोप्राइटर है, दैट इज़ ओनर है हमारी फर्म का। ओनर जो है जब फर्म में कुछ भी चीज़ लेके आता है, कोई भी चीज़ लेके आया, फर्म के अंदर उसने लगाया है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी कैपिटल कहलाएगी। कैपिटल कहलाएगी। तो ये क्या क्या चीज़ें लगा सकता है? हो सकता है वो कैश लेके आए फर्म के अंदर, हो सकता है वो गुड्स लेके आए, हो सकता है वो कोई एसेट्स लेके आए। तो इसका मतलब कि ये कोई भी चीज़ अगर फर्म के अंदर लेके आता है तो वो क्या कहलाएगी? उसकी कैपिटल कहलाएगी। जैसे कि देखेंगे पढ़ के क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। इट मे बी कैश, गुड्स और एसेट्स। ये कैश भी हो सकती हैं, गुड्स भी हो सकती हैं और एसेट्स भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद बात आती है ड्राइंग्स किसे बोलते हैं हम। ड्राइंग्स का मतलब होता है, जैसे कि ये हमारी फर्म है और ये हमारी फर्म का प्रोप्राइटर है। अगर हमारी फर्म से प्रोप्राइटर ने कुछ भी लिया, किस पर्पज़ से? पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स कहलाएगी। इसका मतलब कि फर्म से वो क्या क्या चीज़ें निकाल सकता है। हो सकता है कैश की ज़रूरत पड़ी हो, प्रोप्राइटर को पर्सनल यूज़ के लिए कैश लेके गया फर्म से, गुड्स ले गया या एसेट्स ले गया, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? फर्म की ड्राइंग्स कहलाएंगी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर होना चाहिए प्लस पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगी? फर्म की ड्राइंग्स कहलाएंगी। इट मे बी कैश, गुड्स और एसेट्स। ये कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकती हैं या फिर एसेट्स भी हो सकती हैं। तो आपको समझ में आया होगा जो हमने पढ़ा है अभी तक। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।